हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लेओ वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसमें हम समझेंगे एमकेओ, जेडपीडी और इसके फोल्डिंग को एकदम आसान और सरल भाषा में। और गारंटी है दोस्तों, आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको कभी नहीं भूलेगा। अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि शिक्षक भर्ती के हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए साथियों, लेओ वाइगोत्स्की, इनके बारे में हम जानते हैं। लेओ वाइगोत्स्की जो हैं ये रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे तो आप कहेंगे ये रूस के निवासी थे। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ है 1896 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु बहुत ही कम समय में हो गई 1934 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेओ वाइगोत्स्की को साथियों सामाजिक रचनावाद का जनक माना जाता है और इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने माना कि भाषा, समाज और संस्कृति, ये तीन चीजें बच्चे के बौद्धिक विकास की नींव है। मतलब साथियों, बच्चा सीखता कहाँ से है? लेओ वाइगोत्स्की ने ये बताया कि बच्चा जो है तीन जगह से सीखता है, भाषा से, समाज से और संस्कृति से। इसके पहले साथियों हमने जीन पियाजे को पढ़ा था। उन्होंने बताया कि बच्चा जो होता है वो संज्ञानात्मक विकास उसका खुद से होता है, इंद्रियों से सीखता है, स्वयं से अपना विकास करता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने बताया कि ऐसा नहीं है, बच्चा समाज, संस्कृति और भाषा से सीखता है। क्लियर हो गया? चलिए हम देखते हैं इनका सिद्धांत क्या है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या इसी को हम कहते हैं सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास जो होता है वो समाज, संस्कृति और भाषा से होता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे को हमेशा सामाजिक और सांस्कृतिक संपर्क, अर्थात माता पिता, शिक्षक, दोस्त या अनुभवी व्यक्तियों के संपर्क में होना चाहिए, तभी वो अपना विकास कर पाएगा। समझ गए होंगे? मतलब वाइगोत्स्की ने यह बताया कि बच्चा समाज से ही सीखता है। क्लियर हो गया? यही इनका सिद्धांत है। चलिए आगे देखिए, बच्चा समाज से सीखता कैसे है। ये वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चा जो है वो अधिगम कैसे करता है समाज से। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला जो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि सहयोगात्मक अधिगम, यानी कि सहयोगात्मक शिक्षण। बच्चा जो होता है ये क्या करता है, अपने दोस्तों के साथ, जब बच्चे एक साथ मिलकर बराबरी के स्तर पर सीखते हैं, मतलब सभी लोग बराबर में सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग करके सीखते हैं, इसमें क्या होता है, सबका योगदान समान होता है। जैसे ये क्लासरूम है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही तो वो उसको वो बताएगा, दूसरा क्या उसको बता दिया। सहयोगात्मक रूप से क्या करेंगे, बच्चे आपस में सीखेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं साथियों, इसको कहते हैं हम सहयोगात्मक शिक्षण। ठीक है, अगला जो बताया उन्होंने, वाइगोत्स्की ने, उन्होंने कहा कि सहकारी शिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये क्या होता है, बच्चे यहाँ भी समूह में सीखते हैं। देखिए, बच्चे समूह में मिलकर सीखते हैं, लेकिन इनका जो काम होता है वो अब बटा हुआ होता है। दोनों में अंतर यही है साथियों, यहाँ भी समूह में सीखते हैं बच्चे और यहाँ भी समूह में सीखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर साथियों क्या होता है, यहाँ पर सबका अपना अलग अलग काम होता है, सब अपना अलग अलग बांट करके सीखते हैं, कोई किसी के साथ सहयोग करके नहीं सीखता है। सबका हिस्सा क्या होता है, अलग हिस्सा होता है, अलग काम करते हैं और फिर सब मिल करके सीखते हैं। जैसे शिक्षक कुछ पढ़ा रहा है तो ये अपना अलग वर्क, इसको ये मिला, ये अपना अलग वर्क करेगा, ये छात्र अपना अलग वर्क करेगा और इस प्रकार से इसमें सीखते हैं। क्लियर हो गया अभी आपको? चलिए अगला जो है, अगला बताया वाइगोत्स्की ने पारस्परिक शिक्षण। ये इंपॉर्टेंट है और यहां से सीटेट में मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अभी हम बताते हैं आपको कैसे। इसमें क्या होता है साथियों, देखिए, शिक्षक और विद्यार्थी बारी बारी से शिक्षक की भूमिका निभाते हैं। मतलब शिक्षक तो शिक्षक की भूमिका में है ही, इसमें क्या होगा, बच्चे भी शिक्षक बनते हैं। कैसे? इसमें क्या होता है, सवाल पूछा जाता है, फिर समझाया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक मान लीजिए क्लासरूम में पढ़ा रहा है, कोई शिक्षक है क्लासरूम में पढ़ा रहा है और उन्होंने एक कहानी सुनाई बच्चों को। फिर उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को, मान लीजिए इसका नाम कुछ है, और इस बच्चे को उठाया और पूछा कि आप इस कहानी से क्या सीखती हैं।
तो अब जो बच्ची ये बताएगी, अब ये शिक्षक की भूमिका में आ गई और बच्ची अपना मतलब उस कहानी के बारे में समझाएगी, उसका निष्कर्ष बताएगी। तो इस प्रकार से मतलब आदान प्रदान होता है, शिक्षक छात्रों से सीखता है और छात्र शिक्षक से सीखते हैं। सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि अगर एक विद्यार्थी जो है शिक्षक को सिखा रहा है और शिक्षक जो है विद्यार्थी को सिखा रहे हैं, या फिर विद्यार्थी आपस में ही एक दूसरे से सीख रहे हैं। कैसे? मान लीजिए किसी के पास उच्च कौशल है, इसमें क्या होगा, उच्च कौशल वाला जो छात्र होगा वो निम्न कौशल वाले छात्र को सिखाता है, ठीक है। जो निम्न कौशल वाला छात्र होगा वो ज्यादा जानकार, ज्यादा कौशल वाले छात्र से सीखता है। तो ये पूछा गया सीटेट में कि इस प्रकार की जो अधिगम होता है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप कहते हैं ये पारस्परिक शिक्षण है, जो है रेसिप्रोकल टीचिंग के अंतर्गत ये आता है। क्लियर हो गया? चलिए, और बच्चा कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। बच्चा जो होता है समाज में दूसरों को देखता है, उनकी नकल करता है और ऐसे करके वो सीख जाता है। भाषा सीखता है, बोली सीखता है और भी बहुत सारी चीजें सीखता है। निर्देशन मतलब घर के परिवार जो उसके सदस्य हैं वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, इस प्रकार से भी बच्चा सीखता है। जैसे उसका शिक्षक होगा, माता पिता होंगे या कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा, बच्चे को समझाता है, सिखाता है और इस प्रकार बच्चे सीखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक एकदम क्लियर हो गया होगा कि समाज में बच्चे अधिगम कैसे करते हैं। चलिए अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। जो दूसरा उन्होंने बताया, वाइगोत्स्की महोदय ने, उन्होंने बताया सांस्कृतिक उपकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये सांस्कृतिक उपकरण जो है। ये क्या है साथियों? देखिए, सांस्कृतिक उपकरण दो प्रकार के होते हैं। सांस्कृतिक उपकरण एक होता है भौतिक उपकरण। देखिए, सांस्कृतिक उपकरण में क्या आते हैं? वे सारी वस्तुएं, वे सारे उपकरण जो बच्चे को अधिगम में सहायता करते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, वे सभी चीजें, वे सभी वस्तुएं जो बच्चे को अधिगम में, बच्चे को अधिगम में मतलब सीखने में, अधिगम तो समझते हैं आप लोग, अधिगम में या सीखने में मदद करते हैं। ये क्या होते हैं? ये सांस्कृतिक उपकरण होते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक उपकरण दो प्रकार के हम लोग बांट लेते हैं। एक होता है हमारा भौतिक उपकरण। इसमें क्या होता है? जो बाहर से इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि किताब हो गई, पेंसिल, कंप्यूटर, तकनीकी यंत्र कोई हो गया, खिलौना हो गया, ये सारी चीजें दोस्तों किस में आती हैं? आप कहेंगे सांस्कृतिक उपकरण के भौतिक उपकरण के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। सांस्कृतिक उपकरण ऐसे वस्तुएं जो बच्चों को अधिगम में मदद करती हैं, चाहे वो किताब हो, पेंसिल हो, कंप्यूटर हो, नक्शा हो, खिलौने हो, वो सभी सांस्कृतिक उपकरण कहलाते हैं। क्लियर हो गया? अगला है हमारा मानसिक या प्रतीकात्मक उपकरण। कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनसे बच्चा मतलब मानसिक रूप से सीखता है, उनको फील करता है। वे साधन जो सोचने और समझने में मदद करते हैं, जैसे भाषा, संकेत हो गया, संख्या प्रणाली हो गई, प्रतीक हो गया, नक्शे हो गए, चित्र हो गए। साथियों, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं मानसिक या प्रतीकात्मक उपकरण के अंतर्गत। जैसे देखिए, यहाँ पर हर्ट बना हुआ है, तो बच्चा जब हर्ट देखेगा उसको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या है। ये देखिए, मून का सिंबल देखेगा तो समझ जाएगा मून है। सन का सिंबल, तो इस तरीके से बच्चा सीखता है। यहाँ पर देखिए, ये सिंबल अगर दिखा बच्चे को, ऐसे ऐसे सिंबल दिखा और तो ये समझ जाएगा ये माउंटेन का सिंबल है। तो इस प्रकार से जब बच्चा सीखता है तो वो किसके अंतर्गत आएगा? तो आप कहेंगे मानसिक या प्रतीकात्मक उपकरण के अंतर्गत आता है। और ये सभी साथियों क्या हैं? ये सभी सांस्कृतिक जो है हमारे उपकरण हैं। क्लियर हो गया? सांस्कृतिक उपकरण क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जो बच्चे को सीखने में मदद करते हैं, उन्हें हम सांस्कृतिक उपकरण कहते हैं। चलिए अब देखिए साथियों, अब जो शुरू हो रहा है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा में आप उठा करके देख लीजिएगा, ये पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आए हैं। MKO ये क्या होता है? इसका पूरा नाम दोस्तों होता है मोर नॉलेजेबल अदर, मतलब ज्यादा जानने वाला दूसरा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो बच्चे से अधिक जानता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम MKO कहते हैं। साथियों, अगर इस क्लास की PDF आपको चाहिए तो चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप वहां से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए, MKO क्या है? मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति। तो बच्चे से ज्यादा ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति हो उसको हम MKO कहेंगे। वाइगोत्स्की ने क्या बताया? MKO वह व्यक्ति होता है जिसके पास बच्चे से ज्यादा ज्ञान या कौशल होता है।
यह शिक्षक हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, भाई हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोच हो सकता है, या कभी कभी कंप्यूटर, किताब और मोबाइल भी हो सकती है। लेकिन ये हमेशा नहीं, कभी कभी होंगे। माता पिता, शिक्षक, भाई ये सभी हमेशा होंगे। तो MKO सीधे सीधे आप समझिए, MKO कौन होगा? बच्चे से ज़्यादा अधिक जानकारी रखने वाला कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति है, उसे हम MKO कहेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? MKO की मदद से बच्चा अपनी ZPD, इसको हम अभी आगे देखते हैं, यानी कि निकटस्थ विकास क्षेत्र के भीतर सीखता है। मतलब बच्चा किसकी मदद से सीखता है? तो आप कहेंगे MKO की मदद से बच्चा सीखता है। जैसे देखिए, आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, इसमें क्या है, एक कोई शिक्षिका है या कोई भी, देखिए ये एक शिक्षिका है और बच्चे को क्या कह रही हैं, पौधों में पानी डालना सिखा रही हैं। तो यहाँ पर ये शिक्षिका क्या हो गई साथियों? ये हो गई इन बच्चों का MKO। क्लियर हो गया? MKO में कोई कंफ्यूजन अब आपको नहीं होनी चाहिए। MKO वह व्यक्ति जो आपसे या बच्चे से अधिक नॉलेजेबल होगा, उसी को हम MKO कहेंगे। चलिए देखिए, उदाहरण क्या है, एक आसान सा उदाहरण हम देखते हैं। और एक बच्चा पहली बार शतरंज खेल खेल रहा है। बच्चे को शतरंज के बारे में कुछ नहीं पता है साथियों। उसका बड़ा भाई आया और उसने क्या किया, अपने छोटे भाई को नियम बताया और रणनीति सिखाई। तो अब बच्चा किससे सीखा है? तो आप कहेंगे बड़े भाई से सीखा है। तो यहाँ पर इसका बड़ा भाई साथियों क्या हो गया? बड़ा भाई इसका हो गया MKO, जिससे बच्चे ने सीखा है। और MKO एक बार मदद कर देगा, फिर बच्चा धीरे धीरे खुद खेलना सीख जाएगा। उम्मीद है आपको एकदम से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है वह इसके फोल्डिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मचान, पाड़ या आलंबन भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एकदम से इसको ध्यान से देखिएगा। यह क्या होता है? यह होता है अस्थाई सहारा, जो सीखने के दौरान दिया जाता है। अभी जो MKO सिखा रहा था, अब उसमें जो सहारा वही मिला, उसी को हम क्या कहे? उसी को हम मचान कह दिए या पाड़ कह दिए, या उसी को आलंबन, या कभी कभी ये सीधे देवनागरी में लिख के आ जाता है इसके फोल्डिंग। क्लियर हो गया? समझते हैं हम। जब कोई अधिक ज्ञान वाला व्यक्ति, यानी कि उसी को MKO, बच्चे को किसी काम में मदद करता है ताकि बच्चा सीख सके। जैसे अस्थाई सहारा जो धीरे धीरे हटता है और बच्चा खुद सीख जाता है। भाई हम शतरंज का एग्जाम्पल देखे थे, तो MKO क्या कर रहा था दोस्तों? अपने भाई को क्या किया? उसने सिखाया। तो वो जो सिखा रहा था, आलंबन जो था, वही उसका क्या था? यहाँ पे मचान था भी। और आसान भाषा हम समझते हैं। देखिए क्या होता है, शुरुआत में बच्चे को क्या चाहिए होती है? अधिक मदद की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी कुछ नहीं जानता उसके बारे में, और बच्चा उस काम को अकेले नहीं कर सकता। इसलिए MKO क्या करता है? उसकी मदद करता है आके। धीरे धीरे MKO मदद कम करना शुरू कर देता है, और बच्चा सीखते सीखते खुद वो काम करना अपने आप से हो जाता है, शुरू हो जाता है। बच्चा स्वतंत्र रूप से उस काम को करने लगता है। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, एक बच्चा है साथियों, एक बच्चा क्या है, ये साइकिल चलाना सीख रहा है। और इसके पापा क्या है, पहले इसकी साइकिल को, हम सभी लोग जब सीखे थे साइकिल, हम सभी लोग अपना याद करिएगा, हम लोगों के पीछे हमारा कोई दोस्त या हमारे घर के कोई सदस्य होता था जो पीछे साइकिल पकड़ता था। तो पहले तो हमें वो पकड़े रहता था, वो MKO है। जो साइकिल पकड़ता था उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम MKO कहते हैं। अब हम लोग साइकिल चलाना स्टार्ट करते थे, हमें लगता था कि साइकिल पकड़ा हुआ है। धीरे धीरे जब हम अपना बैलेंस बना लेते थे, तो जो MKO होता था साइकिल को छोड़ देता था। ऐसा हम कई बार गिरते थे, उठते थे, फिर धीरे धीरे हम साइकिल चलाना सीख गए। तो ऐसे ही इस इमेज में देखिए, एक पापा हैं, अपने बच्चे को जो है साइकिल चलाना सिखा रहे हैं, और ये पहले तो पकड़े थे, फिर धीरे से छोड़ दिए। तो जो ये सिखा रहे हैं, यही क्या है, मतलब इसके फोल्डिंग अब इनका क्या हो गया? अस्थाई सहारा। इसको ध्यान दीजिएगा, इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग अस्थाई सहारा होता है। ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसके फोल्डिंग क्या होता है? अस्थाई सहारा होता है। बाद में ये हटा लिया जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए आप लोग। सबके घर बनता है, हम सभी देखे हैं, जब घर की छत लगती है दोस्तों, तो क्या होता है? नीचे एक हम पाड़ जैसा लगा देते हैं। ये देखिए ऐसे पाड़, इसी को हम मचान कहते हैं, आलंबन कहते हैं। तो जब धीरे धीरे छत पक जाती है, अभी तो इसमें लगा हुआ है ये मचान, ये आलंबन, लेकिन फिर क्या होता है? इसको हम क्या करते हैं साथियों? हटा देते हैं। इसको हम क्या किए? हटा दिए। मतलब ये अस्थाई नहीं है। यही क्या है? यही मचान है, यही आलंबन है, और यही इसके फोल्डिंग है। उम्मीद है आप एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। मतलब ये अब आपसे कोई पूछेगा कि इसके फोल्डिंग, मचान या पाड़ या आलंबन क्या है, तो
तो आप कहेंगे ये अस्थाई है। पहले तो ये लगाया जाता है और बाद में इसको धीरे से हम हटा लेते हैं। तो क्लियर है आपको, ये जो है एकदम से समझ में आ गया होगा, स्कैफोल्डिंग, मचान, पाड़ या आलंबन। साथियों अगला टॉपिक हमारा क्या है? अगला टॉपिक है हमारा ZPD। देखिए ये क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि इसी को हम कहते हैं निकटस्थ विकास क्षेत्र। वाइगोत्स्की के अनुसार यदि यह वह सीखने का क्षेत्र है, ऐसा क्षेत्र जहां बच्चा अकेले नहीं कर सकता लेकिन किसी अधिक ज्ञान वाले यानी कि MKO की मदद से कर सकता है। बहुत आराम से समझिएगा, मतलब इनकी भाषा पर मत जाइए, अपना कॉन्सेप्ट आप लगाइए। क्या है? देखिए एक ग्राफ है ये, तो ये जो हरा वाला है यहाँ पे क्या है कि बच्चा जानता है, इतना बच्चा जानता है। जैसे साइकिल चला रहा था बच्चा, तो बच्चा साइकिल पकड़ना, उसका हैंडल कैसे पकड़ते हैं, ये सब जानता है। लेकिन ये जो देखिए आपको ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, मतलब साइकिल चलाना बच्चा नहीं जानता साथियों। अब क्या होता है, यहाँ पर एक MKO आता है और ये मदद करता है, साइकिल को पीछे से पकड़ता है। ये जो हमारा हो गया क्षेत्र, ये हमारा MKO हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो हो गया हमारा MKO हो गया। और मतलब MKO का क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर MKO आता है और बच्चे को मदद करता है, और इसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? ZPD कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां पर बच्चा किसी की मदद से सीखता है उसे हम ZPD कहते हैं। और साथियों ये क्या होता है? ये अस्थाई होता है। ये क्या होता है? अस्थाई होता है। आलंबन और पाड़ जो था वो अस्थाई था, लेकिन ZPD जो होता है ये क्या होता है? अस्थाई होता है। और एक एग्जांपल से आप समझिए इस चीज को। देखिए जैसे बच्चा पहली बार गणित का पेपर हल कर रहा है, गणित का कोई सवाल आया है और बच्चा उसको सॉल्व कर रहा है। अब वहां पे क्या होगा, जो आसान सवाल है बच्चा खुद कर लेता है, मतलब इसकी वर्तमान क्षमता हो गई। बच्चे की वर्तमान क्षमता क्या हो गई साथियों? आसान से सवाल बच्चे को आ रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ अत्यंत कठिन सवाल आ गए। ये हो गया आपका आसान सवाल, और यहाँ हो गया आपका अत्यंत कठिन, ये वाला जो पोर्शन है ये कठिन सवाल हो गए, ये हो गया एकदम आसान सवाल। ये जो है बच्चे की वर्तमान क्षमता है, मतलब बच्चा आसान सवाल को कर लेता है। और ये हो गई बच्चे की जो है विकास के बाहर बाद की क्षमता, मतलब अभी विकसित नहीं हुई है ये क्षमता, ठीक ना? विकास के बाहर अभी ये क्षमता बच्चे में नहीं विकसित हुई है। अब यहाँ पर क्या आता है दोस्तों? यहाँ पर हमारा आता है MKO, मतलब कोई उसका शिक्षक आएगा या उसके पापा आएंगे, उसका बड़ा भाई आएगा, बच्चे को क्या कहेगा? वो जो मुश्किल सवाल आएंगे, एकदम से कठिन सवाल जो हैं, उनके जो मुश्किल सवाल है उनकी मदद लेगा। किसकी? अपने MKO की मदद लेगा बच्चा, और ये मुश्किल सवालों को हल करना सीख जाएगा। तो ये जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? ZPD। उम्मीद है अब आप एकदम से समझ गए होंगे। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां बच्चा किसी की सहायता से सीखता है। जैसे अभी आप लोग ये क्लास ले रहे हैं, तो इसके पहले आपको वाइगोत्स्की के बारे में तो पता था, ये आपकी वर्तमान क्षमता थी साथियों, लेकिन पूरा नहीं पता था, एकदम अच्छे से नहीं पता था, तो ये आपके विकास के बाहर की क्षमता थी। लेकिन आप इस क्लास से या किसी टीचर की मदद से, किसी भी टीचर की मदद से आपने क्या किया? पूरा अच्छे से वाइगोत्स्की को समझ लिया, तो वो जो सिखाने वाला क्षेत्र था वही क्या था साथियों? आपका ZPD कहलाता है। क्लियर हो गया? एकदम से क्लियर हो गया होगा। जैसे अभी कोई बच्चा है, तो बच्चा अभी चलना नहीं सीखता है, हम एक मतलब तीनों चीज़ें एक साथ हम ले लेते हैं, अगर MKO, ZPD और आलंबन, इसके फोल्डिंग, बच्चा भी चलना सीख रहा है। तो देखिए साथियों, अब इसमें क्या होगा? उसके पापा जो होंगे, ये बच्चा है छोटा सा मान लीजिए कोई, और वो चलना सीख रहा है, तो उसके पापा आते हैं, उसकी अंगुली पकड़ के सिखाते हैं। तो जो उसके पापा हो गए साथियों, वो कौन हो गए? वो MKO हो गए, मतलब बच्चे से ज़्यादा जानकारी वाले, उनसे बच्चे से ज़्यादा कौशल उनके पास, वो चलना अच्छे से जानते हैं, अब वो बच्चे को सिखा रहे हैं। तो MKO कौन हो गया? बच्चे के पापा हो गए। अब इसके फोल्डिंग क्या हो गया? जो उंगली पकड़े हुए हैं, उंगली जो पकड़े हुए हैं बच्चे की, वो इसके फोल्डिंग है, मतलब अस्थाई सहारा करके पकड़े हैं। जब बच्चा थोड़ा सा बैलेंस करना सीख जाएगा, अंगुली को उसके पापा छोड़ देंगे, तो वो क्या हो गया? उनका इसके फोल्डिंग हो गया। अब जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? आपका ZPD, मतलब बच्चा भी चलना एकदम से नहीं सीखा है, और जो पापा उसकी अंगुली, वो जो एरिया है उसी को हम क्या कहते हैं? ZPD। मतलब साथियों ऐसे आप समझ सकते हैं, बच्चे की वर्तमान क्षमता और संभावित क्षमता के बीच में जो अंतर होता है, जैसे आपकी मान लीजिए वर्तमान क्षमता अभी क्या है? वर्तमान क्षमता आपकी अभी है
सीटेट में या टेट में जो है आपकी क्षमता है 95 नंबर लाने की, लेकिन आपको चाहिए कितना, जो आपकी क्षमता से बाहर है, ठीक है। संभावित क्षमता जो आपकी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए साथियों, वो होनी चाहिए आपकी 120 नंबर। तो अब आप क्या करेंगे, आप किसी शिक्षक की मदद लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, कोई टीचर आएगा, या फिर कोई टीचर होगा या कोई किताब होगी, जो भी आप लेंगे। कोई क्लास ले रहे हैं, ये टीचर आया तो टीचर क्या हो गया साथियों, आपका MKO हो गया। क्लियर हो गया। अब ये जो क्षेत्र बीच का 95 और 120 का जो गैप है साथियों, इसी गैप को हम क्या कह दिए, ZPD कह दिए। यही गैप हमारा ZPD हो गया। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और इस क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप ज्वाइन होइए और PDF वहाँ आपको मिल जाएगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।